दोस्तों, ये कहानी बिरजू नाम के एक भेलपुरी वाले की है, जिसकी भेलपुरी बहुत ही मशहूर थी। उसके ठेले पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अपनी बीवी के कहने पर उसने अपनी भेलपुरी का दाम बढ़ा दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समुंदर के किनारे बिरजू भेलपुरी वाले की दुकान थी। शाम के वक्त बहुत से लोग समुंदर के किनारे टहलने आया करते थे, जिसकी वजह से बिरजू की दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। अरे आओ भाई आओ, बिरजू के हाथ से बनी नमकीन, तीखी, खट्टी, मीठी इमली के अचार वाली स्वादिष्ट भेलपुरी खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। वाह भाई वाह, क्या मस्त भेलपुरी बनी है। पता नहीं क्या जादू है बिरजू भैया के हाथों में। और नहीं तो क्या, हम घर पर चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर ऐसी भेलपुरी नहीं बना पाते। अरे जरा हमें भी तो सिखाओ बिरजू भैया, आखिर आप ये भेलपुरी बनाते कैसे हो? अरे बहन जी, दुकानदार अगर अपना राज बता दे तो फिर उसकी दुकान कैसे चलेगी। बस यूँ समझ लीजिए कि आपका आशीर्वाद है और हमारा प्यार है, और कुछ नहीं। आपकी बातें भी इस भेलपुरी की तरह नमकीन और मीठी है बिरजू भैया। इस तरह से बिरजू और बिरजू की भेलपुरी दोनों ही बड़े मशहूर हो चुके थे। बिरजू को मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। अजय जरा सुनो तो, मेरी मानो तो भेलपुरी के दाम जरा बढ़ा दो। ऐसा क्यों भाग्यवान, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? अपना सोनू अब कॉलेज जाने लगा है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। कॉलेज नहीं जाएगा? वो क्यों? उसके सब दोस्त उस पे हंसते हैं जब वो कॉलेज साइकिल लेके जाता है, और आप भी वो खटारा स्कूटर लेके दुकान जाते हो। मेरी मानो तो हमें अब एक मोटर गाड़ी लेनी चाहिए, और मेरे लिए भी तो एक 9 लखा हार बनाना है। हमारे भी तो कुछ सपने हैं। ठीक है, कुछ करते हैं। और फिर दूसरे ही दिन से बिरजू ने भेलपुरी का दाम बढ़ा दिया। 15 रुपए की जगह अब भेलपुरी हो गई 25 रुपए की। लेकिन फिर भी ग्राहक उसकी दुकान पे आना बंद नहीं हुए, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने कहा था ना, लोगों को अपनी भेलपुरी बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ दाम और बढ़ा दो। बीवी के कहने पर बिरजू ने अब दाम और बढ़ा दिए। 25 रुपए की भेलपुरी अब 35 रुपए में बिकने लगी। ये देख बिरजू की दुकान के पास जो नारियल वाला था, वो उसके पास आया। ये तुम क्या कर रहे हो बिरजू? दाम इतने बढ़ाओगे तो ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। ऐसा मत करो। अरे तुम अपने धंधे की चिंता करो, तुम्हारे नारियल बिकते नहीं तो तुम मुझ पर जल रहे हो। जाओ पहले अपना धंधा संभालो। मुनाफे के साथ साथ बिरजू का लालच और घमंड भी बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी दुकान पर अब एक नौकर भी रख लिया था, जो भेलपुरी बनाता था। अरे उस इमली के अचार में पानी और गुड़ मिला दो, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के हेतु अब वो भेलपुरी में मिलावट भी करने लगा, जिसके कारण भेलपुरी का स्वाद अब पहले जैसा न रहा। अब उसके ग्राहक भी शिकायतें करने लगे थे। अरे ये तो बहुत ज्यादा मीठी है, और इससे तो बास भी आ रहा है। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो भाई? बिरजू के ग्राहक उस पर नाराज होते जा रहे थे, लेकिन बिरजू को इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास अब मोटर गाड़ी भी आ गई थी। अरे भाई, इस भेलपुरी ने तो पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। चलो बाजू में जाकर नारियल पानी पीते हैं। ये क्या? इसमें तो कंकर है। अरे भाई, तुम क्या प्याज की जगह पे भेल में कंकर मिलाते हो? अरे भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अब समंदर के किनारे हमारा ठेला है, तो जरा सी रेत आई होगी हवा के झोंके से। ज्यादा पैसे मिलने की लालच से अब बिरजू का स्वभाव भी बदल चुका था। तुम ग्राहकों से इस तरह से पेश आते हो? हाँ, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे इस भेल की बहुत सी शिकायतें आई है हमारे पास। जी वो मुझसे गलती हो गई। अगर गलती हुई है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए। तुम्हारा लाइसेंस जब्त किया जाता है। अरे नहीं हुजूर, अरे ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत कीजिए। मोटर कार में घूमते हो और खुद को गरीब कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिरजू भेलपुरी वाले का लाइसेंस जब्त हो गया। पैसों के लालच में आकर मैंने अपने धंधे में ही बेईमानी की है। भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखा
दोस्तों, बढ़ते मुनाफे के साथ साथ बिरजू भी कैसे घमंडी बनता गया। उसका ये घमंड ही उसके व्यापार को ले डूबा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। हमें इन बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। रामपुर गांव में मंगतराम चाय वाले की दुकान बड़ी ही मशहूर थी। मंगतराम था भी बड़ा मेहनती। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और अपने काम पर लग जाता था। उसके पास 5 भैंसें थी, जिनका ताजा ताजा दूध निकालकर उसे लेकर वो अपनी दुकान की तरफ निकलता था। गांव में जो रेलवे स्थानक था, उसके बाहर ही मंगतराम की चाय की दुकान थी। इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत हुआ करती थी। वाह मंगतराम, क्या बढ़िया चाय बनाई है। हाँ भाई, सच में। मैं रहता तो हूँ पास वाले गांव में, लेकिन चाय पीने हमेशा इसी के दुकान पर आता हूँ। मंगतराम भाई, जरा हमें भी तो बताओ, तुम चाय में ऐसा क्या मिलाते हो? बस अपना प्यार मिला देता हूँ उसमें। शायद उसी वजह से वो बढ़िया बन जाती होगी। मंगतराम ने बड़ी ही चतुराई से अपना जवाब दिया था, लेकिन उसकी चाय की इस स्वाद का असली राज तो कुछ और ही था। मंगतराम चाय में डालने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करता था, उसे वो अपने हाथों से बनाया करता था। इस मसाले में वो ताजा चाय के पत्ते, हल्दी, शहद, लवंग, इलायची ऐसी बहुत सारी चीजें मिलाया करता था, तब जाके कहीं वो मसाला बनता था। वाह, क्या खुशबू है। ये है मेरी चाय का असली राज। बस इतना ही नहीं, वो हमेशा अपनी भैंसों का ताजा दूध ही चाय में मिलाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे वो ज्यादा गाढ़ी और स्वादिष्ट बन जाती थी। मंगतराम, कहाँ जा रहे हो? आज दुकान भी बंद है। हाँ, वो थोड़ा शहर से सामान लाना है, शाम तक आ जाऊंगा। मंगतराम रेलवे में से सफर करता हुआ शहर पहुंचता है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदकर वो बस अब निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई देता है। बड़ा ही शानदार मॉल है। थोड़ी देर अंदर घूम के आता हूँ। अचानक मंगतराम को मॉल के अंदर एक बड़ी सी चाय की दुकान नजर आती है और वो वहां पे चाय पीने बैठता है। जरा मैं भी तो देखूं इस चाय का स्वाद। हे भगवान, ये चाय है या कोई कड़वी दवा? मैं तो इसे नहीं पी सकता। 25 रुपए। 25 रुपए एक चाय के? दुकान में बैठे बाकी के ग्राहक मंगतराम की तरफ बड़ी अचरज से देखने लगते हैं। बेचारा मंगतराम पैसे देकर दुकान से बाहर निकलता है। मैं ही पागल हूं जो गांव में 5 रुपए में चाय बेच रहा हूं। अगर मैंने भी दाम बढ़ा दिए होते तो आज तक मेरी भी इस गांव में एक आलीशान चाय की दुकान होती। बस इसी ख्याल को लेकर मंगतराम अपने गांव पहुंचा और दूसरे ही दिन से उसने अपने चाय के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपए की चाय अब हो गई 15 रुपए की। अरे भाई, ये मंगतराम को क्या हो गया है? अचानक इसने चाय के दाम बढ़ा दिए। पता नहीं, लेकिन अब चाय भी थोड़ी फीकी ही लग रही है। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट मंगवाता और उसी को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। इतना मुनाफा तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे और भी कोई तरकीब ढूंढ निकालनी होगी। मंगतराम की सोच अब इतनी बदल गई थी कि उसने अपनी भैंसों की दूध में अब पानी मिलाना भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी चाय का स्वाद और भी फीका हो गया। धीरे धीरे ग्राहक उसके दुकान में आना बंद करने लगे। अरे रे, ये क्या है मंगतराम? ना स्वाद है, ना रंग है, और ना ही वो पहले जैसी खुशबू। लगता है अब तुम चाय में अपनी प्यार की जगह पे कुछ और ही मिला रहे हो। नहीं तो, सब कुछ तो पहले जैसे ही है। यहाँ पे तो ऐसे ही चाय मिलेगी। आपको पीना है तो पीजिए, वरना अपना रास्ता नाप लीजिए। मंगतराम की बढ़ती लालच के साथ साथ अब उसका स्वभाव भी बदल गया था। वो अब अपने ग्राहकों से बड़ी ही बेरुखी से बात करता, जिसकी वजह से अब लोग उस पर नाराज हो गए थे। ये मंगतराम तो लूट कर रहा है, इसे मजा चखाना ही होगा।
अगले दिन जब मंगतराम अपनी दुकान पे आता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान के सामने चाय की दूसरी दुकान शुरू हो गई है। चाय ले लो भाई, चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार चाय, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। लोगों की भीड़ अब उस दूसरी दुकान पर होने लगती है। अरे वो देखो, चाय की नई दुकान। चलो चलो वही चलते हैं, उधर दाम भी तो सस्ता है। हाँ वही चलते हैं। वैसे भी इस मंगतराम की चाय में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब देखकर और सुनकर मंगतराम दुखी हो जाता है। एक ग्राहक उसका ये दुखी चेहरा देखकर उसके पास आता है। मंगतराम, पहले तुम चाय में प्यार मिलाया करते थे और अब लालच, ये सब उसी का नतीजा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और मैंने उन्हें ही धोखा दिया है। मुझे अपनी ये गलती सुधारनी ही होगी। उस दिन से मंगतराम ने अपनी सोच फिर से बदली। उसने वो सारे मसाले के पैकेट्स फेंक दिए और दूध में पानी मिलाना भी बंद कर दिया। उसने चाय के दाम भी फिर से 5 रुपए रख दिए और दुकान का नाम भी बदल दिया। चाय ले लो भाई, चाय, प्यार वाली चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार प्यार वाली चाय। बरसों पहले की बात है। एक गांव में मक्खीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी दूध की दुकान थी। उस दुकान में वो घी, दही और भी कई प्रकार की चीजें रखता था। अरे ये क्या, आज इतनी मक्खियां कहां से आ गई? ओ मक्खीलाल चाचा, मुझे 2 किलो घी देना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अरे ये क्या मक्खीलाल चाचा, इसमें तो मक्खी गिरी है। क्या मक्खी? दिखाओ तो जरा। लड़का मक्खीलाल को घी का डिब्बा दिखाता है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दूसरा घी का डिब्बा देता हूँ। मक्खीलाल उस घी के डिब्बे में से मक्खी निकालता है और वही डिब्बा उस लड़के को देता है। लो, ये लो बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मक्खीलाल चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी दुकान में राजमहल से 2 सिपाही आते हैं। सुनो मक्खीलाल, दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, मगर इतना घी? आज राजमहल में दावत है क्या? हाँ, आज महाराज ने सभी मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको घी वक्त पर मिल जाएगी। सुनो सुखीलाल, आज दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल में पहुंचाना है। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर मालिक, 40 किलो घी बनाने के लिए अपने पास इतना दूध ही नहीं है। एक काम करो, जितना भी दूध है उसमें आधा पानी मिला दो, इससे काम हो जाएगा। पर मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये महाराज को पता चल गया तो वो अवश्य हमें दंड करेंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो, वरना निकल जाओ यहां से। ठीक है मालिक। सूखीलाल दूध में पानी मिलाता है, फिर भी दूध कम पड़ता है। सूखीलाल अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मैंने दूध में पानी मिलाया, फिर भी 40 किलो घी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? ठीक है, तुम बाहर जाओ और दुकान संभालो, इसे मैं देखता हूं। ठीक है मालिक। क्यों ना मैं इसमें वनस्पति तेल मिला दूं? मक्खीलाल पास ही में रखा वनस्पति तेल का डिब्बा उठाता है और घी में मिला देता है और घी का डिब्बा पूरा भर देता है। हाँ, अरे वाह, मेरा काम तो हो गया। अब इसे जल्दी राजमहल पहुंचाना होगा। मक्खीलाल घी लेकर राजमहल जाता है और घी का डिब्बा देकर घर की ओर निकलता है। खाना हो जाने के बाद सभी मंत्री राजा से मिलकर अपने घर निकल जाते हैं। राजा सभी को मिठाई का एक एक डिब्बा देता है। खाना हो जाने के बाद सभी, अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ी मिठाई मैं भी चख लेता हूँ।
मिठाई खाकर राजा बीमार पड़ जाता है। महाराज, सारे मंत्री भी आपकी तरह बीमार हुए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगता है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी। जाओ, जाकर हलवाई को बुलाओ। जी महाराज। अरे ओ मूर्ख, तुमने ये कैसी मिठाई बनाई? तुम्हारी मिठाई खाकर सभी लोग बीमार पड़े हैं। महाराज, मैंने तो सभी चीजें बराबर डाली थी। मुझे नहीं पता महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि मक्खीलाल की घी की वजह से यह सब हुआ होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उस घी की वजह से बीमार पड़ गए हैं? हाँ महाराज, क्योंकि उस घी में से मुझे वनस्पति तेल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब मक्खीलाल मिलावट करके सभी को धोखा देता है। सेनापति, 2 सिपाहियों को मक्खीलाल के घर भेजो और नजर रखने बोलो। जी महाराज। दोनों सिपाही मक्खीलाल के घर के पास पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। तभी मक्खीलाल दूध में पानी मिला रहा था। अरे ये क्या? ये मक्खीलाल तो मिलावट करके सभी लोगों को फंसा रहा है। हाँ, हमें इसे रंगे हाथ पकड़कर महाराज के पास ले जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी। सिपाही मक्खीलाल के घर जाते हैं और मक्खीलाल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। दूध में मिलावट करते हो? चलो अब महाराज के पास चलो। नहीं, मुझे माफ कर दो। चलो, तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना। सिपाही मक्खीलाल को लेकर राजमहल आते हैं। महाराज, इस मक्खीलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, दूध में पानी मिलाते हुए। क्या इसका मतलब तुम सभी लोगों को फंसाते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ और काली कोठड़ी में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मक्खीलाल की बात नहीं सुनते और सेनापति मक्खीलाल को काली कोठड़ी में डाल देता है।